नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आगामी बजट से पर्यटन क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश करेंगी और आगामी बजट से पर्यटन क्षेत्र को अनेक अपेक्षाएं हैं। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया था। दरअसल पर्यटन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 5.8% का योगदान है। अर्थव्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यटन में स्थानीय उद्यमशीलता के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर भी लक्षद्वीप सहित कई पहल की। लिहाजा बजट से पर्यटन क्षेत्र को बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं, मुद्दा आपका में आज इस पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अविनाश मिश्रा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, जो पूर्व सलाहकार हैं पर्यटन और संस्कृति के नीति आयोग के। आपका स्वागत है अविनाश जी। साथ ही हम बात करेंगे आशीष गुप्ता जी से, जो कंसल्टिंग CEO हैं फेथ संस्था से। शुरुआत मैं आपसे करूंगा मिश्रा जी, और ये जानना चाहता हूं मैं कि लक्ष्य 2047 है। पर्यटन का रोजगार और आर्थिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। बीते 10 सालों में जो पर्यटन नीति रही है और जो आगे का रोड मैप है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए पर्यटन एक बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर है। और अगर इसमें हम देखें तो गाइड्स, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, कैब ड्राइवर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और उसके अतिरिक्त जो हमारे पास इतने सारे जो पर्यटन के स्थल हैं, उनको पूरा विकसित किया गया है पिछले 10 सालों में। देखेंगे आप तो प्रसाद स्कीम और उसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम, ये 2 स्कीम्स में काफ़ी पैसा दिया गया है और करीब करीब 76 प्लेसेस पे हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमारे यहाँ करीब करीब 41 है। इनको देखते हुए देखा जाए तो हमारा एक टारगेट है कि हम जो इस समय 5.56% GDP में कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन को हम बढ़ाकर 15% करना चाहते हैं और $400 बिलियन बाय 2047 तक पर्यटन से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने संसाधन हमारे पास हैं, जो हमारे पास मेन पावर है, वो मेन पावर को प्रशिक्षित करना है, संसाधनों को ठीक करना है, उनको सही ढंग से सुनियोजित करके और उनका प्रचार प्रसार करके हमें काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा देना है। अभी हमारे यहाँ पर जो पर्यटन हो रहा है वो या तो US से है, बांग्लादेश से है, जो कि अगर आप देखेंगे तो मेडिकल टूरिज्म में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कि हम लोग कर सकते हैं। योग दर्शन, कल्चरल हेरिटेज साइट, ये सारी चीज़ें हैं। इको टूरिज्म का डेवलपमेंट, इन सबको अगर ध्यान रखें तो पर्यटन एक बहुत ही समुचित सेक्टर है जहाँ पर हम ग्रोथ करा सकते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से पर्यटन का जो क्षेत्र है उसमें अपार संभावनाएं हैं। आशीष गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आगामी पूर्ण बजट को देखते हुए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर, और बीते 10 सालों में जो सरकार की नीति पर्यटन को लेकर रही है उसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। नमस्ते सारे दर्शकों को। पर्यटन, जैसे आपने कहा, इसके 3-4 की फायदे हैं। नंबर 1, इससे एम्प्लॉयमेंट कंट्री वाइज बढ़ता है, सिर्फ शहरों में नहीं, हमारे हिंटरलैंड में और फार ईस्टिंग एरियाज में। नंबर 2, पर्यटन से GDP का काफी ग्रोथ होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ अगर हर एक पर्यटन में कंजम्पशन। नंबर 3, हमारा पर्यटन से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स काफी अच्छी होती हैं। और नंबर 4, पर्यटन से हमारे दुनिया भर में एक सॉफ्ट पावर क्रिएशन होता है। तो अगर हम देखें, पर्यटन का पिछले 10 सालों में एक सरकार का फोकस रहा है। पर्यटन
चाहे प्रधानमंत्री से लेकर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स पर्यटन के बारे में फोकस करते हैं, लोग बात करते हैं उस पर। पर हमारी इच्छा है कि जो हमारे सारे प्लान है पर्यटन के, वो प्लान्स को कंक्रीटाइज करने के लिए इस बजट में कुछ स्पेसिफिक एक्शन प्लान दिए जाएं, चाहे वो टैक्सेशन के ऊपर हो, चाहे वो मार्केटिंग के ऊपर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, जिसकी वजह से पर्यटन इंडिया में चारों तरफ उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इंडिया बाहर से जो फॉरेन विजिटर्स आएंगे, हमारी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस इंक्रीज होगी। तो जब आप बात आगे करेंगे टैक्स बजट की उससे, तो वी कम टू दैट पॉइंट कि पर्यटन में हमारा क्या क्या एक्शन पॉइंट्स लिए जाने चाहिए, जिससे हमारी कंट्री की जो की एडवांटेजेस हैं, चाहे वो नेचुरल अट्रैक्शन हो, चाहे वो कल्चरल अट्रैक्शन हो, उनको लेवरेज करने के लिए हम हमारे होटल्स के थ्रू, हमारी स्किल्ड मैन पावर के थ्रू, हमारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू हम सारे डेस्टिनेशंस को एक पूरी कोहेरेंट स्ट्रैटेजी में ला सकते हैं। कुछ एक्शन पॉइंट्स की जरूरत है उस पर, और आगे हम इससे बात करेंगे। जी बिल्कुल आशीष जी, और भी इसके पहलू आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन अविनाश जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर बात देश के पर्यटन की जाए, जो स्थान है, बात चाहे आध्यात्मिक पर्यटन की हो या टूरिज्म के दूसरे सेक्टर्स की हो, तो भारत की अपार संभावनाएं हैं। विविधता बढ़ा देश है, अलग अलग इतने सुंदर अलग अलग राज्यों में स्थान हैं कि दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो टूरिज्म सेंटर के विकास, वैश्विक स्तर पर जो ब्रांडिंग होनी चाहिए और प्रचार के लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये तीन विषय ऐसे लगते हैं जिस पर सरकार जोर देना चाहती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार काफ़ी जोर दे रही है। अगर आप देखें तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद ही कई बार कहा है अपने फॉरेन लेक्चर्स में कि आप आएँ इंडिया और अपने साथ 5 लोगों को और लाएं। उसके साथ साथ जितने भी एम्बेसीज़ हैं इंडिया की बाहर, उन एम्बेसीज़ को ये टारगेट दिया है कि आपका क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जो कि टूरिज्म के रिलेशन में, वो आप उसको वो टारगेट्स बताइए और उन टारगेट्स को आप किस तरह से अचीव करते हैं। जहाँ तक संभावना की सवाल है, हमारे यहाँ अपार संभावना है। बौद्ध का जन्म हुआ है हमारे देश में और एक कंप्लीट बौद्ध सर्किट है, उनका जन्म है, उसके साथ साथ कंप्लीट जो ज्ञान मिला है, सारी चीज़ें हुई हैं। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा सेंटर है, सिख धर्म का बहुत बड़ा सेंटर है, और आप देखेंगे कई मुस्लिम धर्म के भी बड़े प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं हमें लिंक करना है। बौद्ध धर्म के कारण जापान, चाइना, कोरिया, साउथ, नॉर्थ, ये सारे के सारे लिंक होते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, और कहीं ना कहीं वो एरिया हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जहाँ पर कि अभी हमें जोर देना है और वो उस तरह से पर्यटन को बढ़ाना है। एक सिर्फ राम मंदिर बनने के कारण यूपी का टूरिज्म अभी इस समय हाईएस्ट हो गया है इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो सरदार साहब की स्टैचू बनी है गुजरात में, उसके कारण काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ के डेवलपमेंटल सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, लेकिन इनकी पब्लिसिटी भी होना उतना ज़रूरी है। उसके लिए एम्बेसीज को, जैसे मैंने कहा कि उनको टारगेट दिया है, उनको वो देना है। उसके अलावा सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये भी एक बड़ा इशू है हमारे देश में, और इस सब के लिए भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मेन पावर भी ट्रेन करना है। लेकिन हाँ, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसका डेवलपमेंट सबके डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा भाग अपना देगा, कंट्रीब्यूशन बहुत होगा। जी बिल्कुल, ये बात मैंने इसलिए उठाया, यह मुद्दा कि जो अपार संभावनाओं की बात है, एक्सप्लोर करने की बात है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से भूमिका निभाई, लक्षद्वीप एक उसका उदाहरण है। लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साल के शुरू में प्रधानमंत्री जी ने शेयर की, और उसके बाद जिस तरह से लक्षद्वीप की तुलना मालदीव या दूसरे देशों से की गई, वो अपने में एक चर्चा का विषय बना और बड़ी संख्या में टूरिस्ट लक्षद्वीप की तरफ गए। वहाँ उन्होंने जी जहाँ तक लक्षद्वीप का सवाल है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे
प्रिस्टाइन आइलैंड है और अनटच्ड आइलैंड है। बंगाराम में जहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी थे, वो जो तस्वीर आई थी बंगाराम आइलैंड बहुत अच्छा है, हमने उसको डेवलप नहीं किया है। ये हमारा अनटच्ड पोर्शन है जिसको कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं। इमीडिएटली हम लक्षद्वीप के 32 डेस्टिनेशंस को डेवलप कर रहे हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के कंपैरिजन में लक्षद्वीप कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसके साथ साथ अगर आप अंडमान निकोबार देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है। और हमारे बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जो कि दादर नगर हवेली वहाँ पर भी हैं, उन सब के डेवलपमेंट में जो कि अभी तक हमारा वो नहीं था, उतना ध्यान नहीं था, लेकिन देने के बाद मैं समझता हूं कि हमारे पास टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म पोटेंशियल है जो सेशल्स से, मालदीव से या इन जगहों से कंपेयर होता है। जी, तो हमें लगता है कि इसकी डेवलपमेंट की अभी बहुत आवश्यकता है। आशीष जी, मैं आपसे भी इस पहलू को समझना चाहूँगा क्योंकि बात सिर्फ देशी और विदेशी टूरिस्टों की नहीं है, बात उस वातावरण की है जिसको सरकार ने बीते 10 सालों में बनाने की कोशिश की है। जैसा अगर G20 की मैं बात करूं कि देश के अलग अलग शहरों में जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उससे भारत की जो विविधता है, जो टूरिज्म है, उसका एक दूसरा रूप दुनिया ने देखा। और लक्षद्वीप का उदाहरण मैंने दिया। आप इस बदलते हुए वातावरण को कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक जो G20 में हमने भारत की पोजीशनिंग करी है, पोर्ट्रेल किया है, 60 से ऊपर सिटीज में जाकर अलग अलग वेन्यूज में G20 इवेंट्स हुए थे। उससे एक बहुत बड़ी चीज शुरू होती है दुनिया में कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा में जो मीटिंग इंसेंटिव्स, मीटिंग एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, बाहर इंडिया के पूरी कंट्री में ये पॉसिबिलिटी है। और अगर उसको ठीक से प्लान किया जाए तो वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे हो सकती है। लेकिन इस चीज को G20 जब पिछले साल खत्म हो गया, आई थिंक जो आपने बात बिल्कुल ठीक कही, ये जो बहुत अच्छी शुरुआत है, उस शुरुआत को हमें छोड़ना नहीं है जी। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सारी कंट्रीज में जो सोर्स मार्केट्स हैं, हमारे प्रायोरिटी कंट्रीज हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पे इंडिया के एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग एक पूरे जोश और पूरे फुल एक फोकस के साथ की जाए। स्पेशली मोर इम्पोर्टेंटली कोविड के बाद सारी कंट्रीज ने ये चालू किया है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग शुरू करी। G20 में हमारी पूरी दुनिया में इतनी अच्छी ब्रांडिंग हुई और इसीलिए अभी ज्यादा जरूरी है कि हमारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पूरी दुनिया में और तेजी से की जाए। और इस बजट में यही हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो प्री कोविड से पहले जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का बजट था, वो बजट तो रिस्टोर किया ही जाए, उससे आगे भी लेके जाए। एक तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर लक्षद्वीप एक एग्जाम्पल है, चाहे वो कोस्टल एग्जाम्पल हो, आइलैंड्स का टूरिज्म का, चाहे वो हमारे हिमालय का एग्जाम्पल हो, हमारे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हो, हमारे मेडिकल टूरिस्ट का एग्जाम्पल हो, आयुर्वेदा का एग्जाम्पल हो, फिल्म टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, हमारे हर सेगमेंट में पोटेंशियल है, सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट हॉल डिस्टेंस दोनों को फोकस करने का। और हमारी अगेन बजट में यही एक्सपेक्टेशन है कि एक इतना बजटरी सपोर्ट है कि हमारे सारे सेगमेंट्स से अलग अलग साइंटिफिक फोकस किया जाए। जैसे आपने G20 की बात करी, G20 में हमारे मीटिंग्स की क्या कैपेबिलिटी थी वो हाईलाइट हुई। इसी तरह जो हमारे सारे सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स की पोजीशनिंग भी बजट के सपोर्ट के थ्रू हम दुनिया भर में कर सकते हैं। और उसको आगे ले जाने के लिए लास्ट माइल तक जो हमारी हर कंट्री में एम्बेसी है, हर एम्बेसी में हमारे टूरिस्ट ऑफिसर्स, ट्रेन टूरिस्ट ऑफिसर्स होने चाहिए, जो जैसे अविनाश जी ने उनके टारगेट्स वो मीट कर सके, हर कंट्री से हमारा टूरिज्म मिनिमम डबल कर सके और वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज लेके आ सके। बट उसके लिए जरूरत है कि हर एम्बेसी में हमारी दुनिया भर में एक क्वालिफाइड मार्केट टूरिज्म प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हों जो इंडिया को अच्छी तरह समझते हों। जी बिल्कुल। आशीष जी, मैं एक बात और समझना आपसे चाहता हूं। बात जब विदेशी टूरिज्म की आती है, विदेशी टूरिस्ट की आती है, तो बात एक वीजा मुक्त प्रवेश की भी आती है। एक अहम मुद्दा मैं देख रहा था, इस बात को अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पे उठाया है। ये क्या मुद्दा है? हाँ जी, अगर हम पिछले एक साल में ट्रेंड देखें
काफी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस किया जा रहा है। वो इसलिए बिकॉज सब कंट्रीज कोविड के टाइम पे सबका टूरिज्म जीरो हो गया था। जी। तो अब वो कंट्री में 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वीजा फी का प्राइस ज्यादा ना हो, लेकिन द होल प्रोसेस, वीजा को अप्लाई करना हो, उसकी पेमेंट करना। तो आई थिंक काफी कंट्रीज में, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, काफी उन्होंने हर एक अपने जो सोर्स मार्केट्स हैं, जो टारगेट कंट्रीज हैं, उन्होंने उसमें कुछ कंट्रीज ने वीजा फ्री कर दिया है और कुछ कंट्रीज ने वीजा विदाउट फीस कर दिया है। इससे टूरिस्ट को एक एडिशनल सिग्नल जाता है कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। और आई थिंक इंडिया के लिए भी हाँ, वीजा फी अगर हम एग्जेम्प्ट कर सके अपनी प्रायोरिटी कंट्रीज के लिए, वो हमारे पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए। चाहे वो अगर हम वीजा फी एग्जेम्प्ट करते हैं तो हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम चाहते हैं आप आए, हमारी कंट्री को देखें, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करें। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर दुनिया में ये एक्टिविटी हो रही है कंपेटिटिव लेवल पे, तो हम अपने कंपटीशन से पीछे क्यों रहें कंपेटिटिव कंट्री से। हमें भी अपनी वीजा स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी चाहिए कि हम हमारे ई वीजा फ्री एक्सेस हो और जिससे हमारे सारे सोर्स कंट्रीज में टूरिस्ट आ सकें। जी। दूसरा मुद्दा शायद आप लोगों का जीएसटी क्रेडिट को लेकर रहा है और उद्योग का दर्जा मिले, इससे क्या तात्पर्य है? इस मुद्दे को क्यों आप लोग उठा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग संस्थाओं से जब मैंने बात की तो ये 2-3 जो अपेक्षाएं हैं वो उभर के सामने आई। जीएसटी बहुत अच्छी, जीएसटी की जो स्ट्रैटेजी सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी, एक वन कंट्री वन टैक्स, आई थिंक ये बहुत जरूरी था और उसका हम फायदा देख ही रहे हैं। हर महीने जीएसटी का ग्रोथ हो ही रहा है। बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हम ग्लोबली इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी होता है वो 5 से 7-8% के बीच में ही होता है। इंडिया में अगर आप जीएसटी देखें, होटल 7,500 के ऊपर 18% है, 12% 7,500 के नीचे होटल से 12% है। उसके ऊपर फिर जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको वो 5% एडिशनल जीएसटी लगाते हैं जिससे उनको सेट ऑफ नहीं मिलता। तो अगर कोई एंडमेड फॉरेनर के पास कोई चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, उनको जब वो अपना रेट देते हैं टूरिज्म का, तो उनका रेट 23 से 24% आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमको टूरिज्म को ग्रो करना है तो हम टैक्स जो जीएसटी है उसको एक नॉमिनल लेवल पे ग्लोबल स्तर पर रखें। तो हमारा कहना ये है कि चाहे होटल्स हो उनको सारों को स्टैंडर्डाइज किया जाए 12% पे और पूरे सेट ऑफ के साथ। सिमिलरली जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो होटल्स में है रेस्टोरेंट्स, उन सब पे उनके अलग अलग कॉस्ट आते हैं जिनको वो सेट ऑफ नहीं ले पाते। और या फिर जो फ्री स्टैंडिंग रेस्टोरेंट है वो सेट ऑफ नहीं ले पाते, अगर वो जीएसटी 5% पे लगाते हैं तो उनका भी 12% पे कर देना चाहिए। तीसरी चीज, जो टूर ऑपरेटर्स, जब हमारे इंडिया के टूर ऑपरेटर पूरी दुनिया में हमारे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो वो 5% एडिशनल उनको लगाना पड़ता है, लेकिन उनको उनका सेट ऑफ नहीं मिलता, तो उससे जीएसटी की चेन टूट जाती है। तो उनका भी वो सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, वो तो उनका जीएसटी नॉमिनल लेवल पे चाहे 1.5-2% रहे फुल सेट ऑफ के साथ, तो हमारा जीएसटी रेट बढ़ेगा नहीं। तो अगर 12% होटल्स पे रखें स्टैंडर्डाइज, टूर ऑपरेटर्स को 1-1.5% पे रखें विद फुल सेट ऑफ, तो उससे हमारे जीएसटी ग्लोबली बहुत कंपेटिटिव होगा। जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर हम विद इन द कंट्री हम इवेंट्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स और किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अगर वो स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता और इससे उनके लिए उनको वहां पे एक्सपेंसिव हो जाता है। तो होटल्स को भी इनेबल करना चाहिए कि वो आईजीएसटी क्रेडिट दे सकें। तो ऐसे जीएसटी की 3-4 चीजें हैं जिससे अगर हमें चेन को, जीएसटी की चेन को कंप्लीट करें, सेट ऑफ अवेलेबल करें, रेट को 12% पे लेके आए और जो इंटरमीडिएट हैं जैसे टूर ऑपरेटर्स, तो उनको उनका जीएसटी का रेट नॉर्मलाइज करके 1-1.5% पे करके सेट ऑफ के साथ तो हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अविनाश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि अगर बात हम नए पर्यटक स्थलों की खोज की करूं, जाहिर सी बात है उसमें राज्यों की भूमिका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर विकसित भारत की हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं, तो नए जो पर्यटन स्थल हैं
उनको खोजना, उनको डेवलप करना, उनको विकसित करना, दुर्गम इलाकों की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करना। खास तौर से अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की मैं बात करूं, अपार संभावनाएं हैं। ये 2-3 बातें जो हैं, इनको आप पर्यटन की दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कि जो टूरिज्म है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है। और इसको हम ये मानते हैं कि स्टेट के प्रमोशन के लिए, मतलब स्टेट को इसका बेनिफिट होता है, लोग आते हैं, रुकते हैं, तो जो भी बेनिफिट जाता है वो स्टेट को जाता है। तो उस हिसाब से स्टेट को ज़रूर लेवरेज करना है अपने हिसाब से उन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना है, और उसके अलावा और भी डेवलपमेंट के हैं, जो जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये जो सारी स्कीम्स हैं इनको डाउटेल करके हमें उस जगह पर वो सारी सहूलियतों को, सारी सुविधाओं को बढ़ाना है, जिसमें कि स्टेट का बड़ा प्रोमिनेंट रोल होगा। टूर ऑपरेटर्स हैं वहाँ पर जो टूरिज्म के लिए जो कैब एंड कैरेजेस की फैसिलिटी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में है, तो ये सब उनको देना है। सुरक्षा का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा एक अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो एक स्टेट को बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको देखना पड़ेगा। अगर टूरिज्म को विकसित करना है और विकसित होना है तो ये चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये सवाल पर्यटन संबंधी जो संसदीय समिति थी उसका भी था, कि जो हेल्थ टूरिज्म है उसको लेकर जो संभावनाएं हैं वो आप कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा? देखिए, मेडिकल टूरिज्म की हमारे यहाँ बहुत संभावना है। जो प्रोसीजर और जो ट्रीटमेंट जो विकसित देशों में होता है उस प्रोसीजर और वो ट्रीटमेंट हमारे देश में उससे अच्छे डॉक्टर्स के साथ 1/6 कॉस्ट पे होता है। आप अगर देखेंगे तो ये मेडिकल टूरिज्म हमारे यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बांग्लादेश से काफ़ी हो रहा है, और इसकी अपार संभावना है। इसके लिए भी मेडिकल टूरिज्म में स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो कि मेगा सिटीज़ में हैं, जो चेन्नई में है, दिल्ली में भी हैं और बॉम्बे में भी हैं, इन सारों को के एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है। तो मेडिकल टूरिज्म की यहाँ अपार संभावना है और उसके लिए हमें एक्सप्लोर करना है। आजकल एक नया, मतलब जैसे कि योगा टूरिज्म और उसके अलावा आयुर्वेदिक, ये भी केरला में और सब जगह पर प्रमोट हो रहा है। इसकी भी बहुत संभावना है। मुझे लगता है कि टूरिज्म के लिए हमारे पास बहुत संभावना है, बस हमें उसको एक्चुअली ग्रोथ कराना है, जिसमें कि पीपल्स पार्टिसिपेशन होना है, स्टेट का पार्टिसिपेशन होना है, और जितने लोग हैं उसमें स्किल मैन पावर, होटल्स, रेस्टोरेंट, सबका जो है पार्टिसिपेशन चाहिए। जाहिर सी बात है, रोजगार और आर्थिक दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, अंतरिम बजट में स्वयं निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने खुद एक अच्छी पहल करके इसको बता भी दिया था कि भविष्य में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता में जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्राथमिकता में कितने ऊपर है। जाहिर सी बात है, तमाम मुद्दे हैं। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में चर्चा की, हमसे बात की। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।